हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो टारगेट 2026 में हमने जो है पार्ट 1 कर लिया है इसका क्वेश्चन पेपर का। अब हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं जिसमें सेक्शन सी एंड डी होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द इम्यूनिटी ऑफ ए पर्सन इज अफेक्टेड if there is atrophy, degeneration of thymus gland at an early stage of life। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि भाई अगर कोई पर्सन है उसमें क्या हुआ है, डिजेनरेशन हो गया है थाइमस ग्लैंड का, तो क्या होगा, मतलब हमारी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ये पूछा है। तो थाइमस के बारे में हम इतना तो जानते ही हैं कि थाइमस जो है ये ग्लैंड होती है ना। एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम इम्यून सिस्टम के बेसिस पर देखते हैं तो हमारी जो टी लिम्फोसाइट होती है यहाँ वो मैच्योर होती है। ओके, मैच्योरेशन होता है टी लिम्फोसाइट का। और टी लिम्फोसाइट तो मैच्योर होती है, टी लिम्फोसाइट फिर बी सेल को भी स्टिमुलेट करती है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और अगर ऐसा होगा कि भाई थाइमस ग्लैंड डिजनरेट हो जाए, अगर ये काम रुकेगा तो ये काम भी रुकेगा, ये रुकेगा तो ये भी, ये सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड है। और इस तरह से क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ बताया भी कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो plays a crucial role in the development of the immune system, especially during early life. It is the site where T lymphocyte mature and become immunocompetent। तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर, क्या होती है हमारी टी लिम्फोसाइट, टी सेल जो होती है वो मेच्योर होती है और वो कॉम्पिटेंट हो जाती है, यानी कि अब क्या होगी, वो प्रॉपर वर्क करेगी, है ना। कोई पैथोजन वगैरह आएगा उसके अगेंस्ट जो भी है वो वर्क चलेगा, है ना। एंड इफ देयर इज एट्रोफी, अगर डिजेनरेशन हो जाता है तो क्या होता है, डिजेनरेशन होगा तो हमारी जो टी सेल होती है उसका मैचुरेशन नहीं होगा, मैचुरेशन नहीं होगा तो यहाँ पर टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसमें डिफिशियंसी आएगी, है ना। एंड ये क्योंकि एक्टिवेट करती है बी सेल को, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी भी जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी यहाँ पर। और इस तरह से जो पर्सन होगा उसको इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी पैथोजन से उसका मतलब कोई पैथोजन, अगर हमने खाना खाया, हमने हाथ धोए बिना खाना खा लिया या कुछ भी, थोड़ी थोड़ी सी छोटे मोटे पैथोजन से भी दिक्कत होगी उसको, क्योंकि हम वो जो है ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऐसी डिफिशियंसी होगी तो वो क्या होगा, वो फाइट नहीं कर पाएगा पैथोजन से। ओके, हम तो कितने सारे पैथोजन्स, पूरे दिन हम खाना खाते हैं बिना हाथ धोए ही लोग खाना खा लेते हैं, जैसे बाहर जाके गोलगप्पे खा के आ गए, तो सब तो बीमार नहीं हो रहे, डेली तो हम गोलगप्पे खा के बीमार तो नहीं हो रहे हैं ना। गोलगप्पे खाए आराम से पड़े हैं हम तो। अब वो गोलगप्पे बनाने वाला ग्लव्स नहीं पहन रहा है, ढंग से बना भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी खा पी लिया हमने, ऐसे वो अनहाइजीनिक सा होगा। फिर भी हम ठीक हैं, क्यों ठीक है, क्योंकि हम फाइट कर पा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। और जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो वो क्या होगा, वो छोटा मोटी सी भी चीजें खाएगा ना ऐसी बाहर की, एकदम बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अब बहुत छोटे मोटे पैथोजन से भी उसको दिक्कत होगी, यानी कि यहाँ पर वो हाईली सस्पेक्टेबल हो जाएगा इन्फेक्शन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are interferons? Explain their role in providing immunity to a person। तो इंटरफेरोन का नाम सुनते ही एनसीईआरटी का वो पेज याद आ जाना चाहिए आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में, जहां हम इनेट इम्यूनिटी देखते हैं। और इनेट इम्यूनिटी का ही एक टाइप होता है साइटोकाइन बैरियर, जिसमें इंटरफेरोन का जिक्र है। इंटरफेरोन जो होती है वो सेल प्रोड्यूस करती है जो वायरस इन्फेक्टेड होती है, उन सेल के पास भेजती है वो एक तरीके से मैसेज की जो अनअफेक्टेड है, कि भाई मुझे तो वायरस ने मार डाला, अब तुम अपना बचाव करो। उनके पास वो एक तरीके से मैसेज भेज रही है ना। तो इंटरफेरोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो मोलिकुलर वेट एंटीवायरल प्रोटीन होती है, साइटोकाइंस होती हैं, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। उनका रोल क्या होता है, इन्फेक्टेड सेल ने प्रोड्यूस किया और ये हेल्दी सेल को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा भी है कि उनका रोल बताना, हेल्दी सेल को प्रोटेक्ट करना उनका काम होता है। और ये ना क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, रेप्लिकेशन नहीं होने देते। ठीक है,
इसके अलावा इम्यून सेल जो होती है वो एक्टिवेट करते हैं इम्यून सेल को, जैसे कि नेचुरल किलर सेल होती है, मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज तो एनगल्फ कर जाएंगे उनको, है ना। तो इस तरह से ये वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगी और नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। और दूसरा, which category of innate immunity defense barrier can interferon be classified into? तो ये हमने कहाँ पे देखा था, innate immunity के साइटोकाइन बैरियर होते हैं, ये साइटोकाइन बैरियर ऑफ innate immunity। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है, इन्होंने ये हमें mRNA दिया है, वैसे start site is not depicted, theoretically translated into two reading frame। तो देखो नॉर्मली जो जहां से स्टार्ट साइट होती है ना वो क्या होती है, AUG होती है ना, और स्टॉप कोडोन यानी कि स्टार्ट कोडोन है ये। ओके, स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। तो ये भी हमको याद होने चाहिए, मतलब हमको मतलब आप लोगों को याद होने चाहिए। ओके, UAA, UAG, UGA ये जो होते हैं ये स्टॉप कोडोन होते हैं, यानी कि इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। यहाँ पे आगे क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो पेप्टाइड बन रही होती है, ट्रांसलेशन यहाँ पे आके रुक जाता है ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ट्रांसलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो इन्होंने ये दो फ्रेम दे दिए हैं और इन फ्रेम में क्या पूछा है, हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी स्पेसिफाइड इन केस A एंड B ऑन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में कितने जो है अमीनो एसिड यहाँ पे बनेंगे। अब देखो 3 से एक बनता है ना, एक कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मेरी काउंटिंग गलत होगी तो आप खुद ठीक कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये साथ साथ में आप बनाना भी, आप भी ड्रॉ करना, ये एक ट्रिपलेट रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें 7 दिख रहे हैं और यहाँ पे कोई स्टॉप कोडोन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इससे कितने बनेंगे, 7 अमीनो एसिड कोड करेगा ये। और इसको देखो 1 2 3 4 5 होते हुए देखो UAA आ गया है एंड दिस इज स्टॉप कोडोन। तो 5 होते ही यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। स्टॉप कोडोन जो होता है वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, वहां पे बस आके स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे बनेंगे 5 अमीनो एसिड। ओके, तो इन्होंने यही पूछा था हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी स्पेसिफाइड इन केस A एंड B, और जस्टिफाई यही करेंगे कि यहाँ पे A में जो है फर्स्ट वाले में हमें जो है पूरा कोई कोडोन ऐसा मिला नहीं है जो हम कह सके स्टॉप कोडोन बीच में यहाँ पे कोई नहीं आया है, दैट्स वाई ये चलता रहा कंटिन्यू और हमें 7 अमीनो एसिड का मिले, है ना। 7 अमीनो एसिड कोड कर सकती है ये। एंड यहाँ पर जो है फिफ्थ के बाद जो 6 कोडोन था वो UA है, वो है स्टॉप कोडोन, और स्टॉप कोडोन आ गया तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, तो यहाँ पे 5 अमीनो एसिड कोड होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain what is meant by the term MTP, यानी कि MTP मतलब medical termination of pregnancy। What was the main reason to legalize MTP by government of India? तो क्या हो सकता है, अब MTP क्या है, यहाँ पे medical termination of pregnancy, यानी कि मेडिकल मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, मेडिसिन लेकर टर्मिनेशन करना प्रेगनेंसी का, प्रेगनेंसी खत्म करना एक तरीके से, अबॉर्शन। एंड इसके मेन रीजन क्या हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि मदर को कोई दिक्कत हो, ऐसा हो सकता है कि उनको मतलब नहीं चाहिए, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर किसी रेप की वजह से भी हो सकता है किसी को, और इसके अलावा भी कोई और रीजन भी हो सकते हैं। कई बारी नॉर्मली भी कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को जिसकी वजह से उन्हें टर्मिनेशन कराना पड़ता है प्रेगनेंसी का। तो अब इसमें देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये होते हैं मीन्स इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म बाय मेडिकल मेथड। मेडिकल मेथड से
क्या करेंगे, टर्मिनेशन करेंगे प्रेगनेंसी का। एंड रीजन इसका क्या है, इंडिया में ये लीगलाइज क्यों कराया गया, क्योंकि अगर ये लीगल नहीं होता उसके बावजूद भी अबॉर्शन तो लोगों को कराने ही थे, और वो अबॉर्शन कैसे होते, वो अनसेफ होते, क्योंकि कोई चीज चोरी से की जा रही है तो वो प्रॉपर वे में नहीं की जाती, और वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वुमन उससे बीमार हो सकती है, क्योंकि वो तरीके से अबॉर्शन नहीं करेंगे, उल्टे छुप छुप कर अबॉर्शन करेंगे, तो एक तरीके से इलीगल चीजें छुप कर ही करनी पड़ती है, और दैट्स वाई वो हार्मफुल हो सकती है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे वुमन की डेथ तक हो सकती है। तो इसलिए कि सेफली जो है मेडिकल टर्मिनेशन हो जाए इन केस ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो सकता है, या फिर रेप, या रिस्क टू मदर्स हेल्थ, या मदर की हेल्थ को कोई रिस्क हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इसको लीगलाइज कराया। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें उन्होंने पूछा है नेम एनी टू STI। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यहाँ पे दिया भी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर हम डिजीज भी कह सकते हैं, ठीक है, STD भी कहते हैं इनको, STD। अब STD का नाम आते ही ना सबसे पहले एड्स याद आ जाता है, ठीक है, जिसको कोज कौन करता है, HIV वायरस, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने दो के नाम पूछे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया गोनोरा, सिफिलिस, या फिर हम एड्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड ये जो होती है ट्रांसमिटेड होती है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। और मतलब वैसे तो ये जो है मतलब एड्स नॉर्मली ब्लड के थ्रू भी जा सकता है, एंड इसके अलावा नीडल वगैरह के थ्रू भी होता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि टू अर्ली सिम्टम्स बताने, अर्ली सिम्टम्स जैसे कि ईचिंग, इरिटेशन इन द जेनिटल रीजन, और एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर किसी को ईचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, और डिस्चार्ज हो रहा है कुछ एब्नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन्होंने, बोला है कि बेसिक स्कीम बनाई है इन्होंने, ये स्कीम ऑफ द essential steps involved in the process of recombinant DNA technology, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दे दिया है, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछे, देखो ये वेक्टर डीएनए है एंड ये एलियन डीएनए है, इन्होंने इको R1 से दोनों को डाइजेस्ट कराया, एंड यहाँ पे कोई एंजाइम है, और फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। देन इसको उन्होंने ट्रांसफर किया, एंड ट्रांसफर करने के बाद वहां पर रेप्लिकेशन हो गया है, ठीक है। उन्होंने यानी कि क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलो के अंदर डाल दिया, यानी कि होस्ट में। तो इन्होंने पूछा है कि, तो यहाँ पूछा है नेम द एंजाइम यूज्ड इन स्टेप 1 टू जॉइन द कट प्लाज्मिड। अब देखो जब जॉइन की बात आ जाती है, यानी कि कोई ग्लू यूज किया है, मोलिकुलर ग्लू किसको कहते हैं, चिपकाने का काम कौन करता है, लाइगेज करता है। वो क्या करता है, वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, लिंकेज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, फर्स्ट का आंसर है, ये एंजाइम कौन है, दिस इज लाइगेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है स्टेट द टेक्निकल टर्म यूज फॉर स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन ई कोलाई, और ट्रांसफर करने को यहाँ पे क्या बोला गया है, टेक्निकल टर्म इसकी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी टेक्निकल टर्म। ओके, बताए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ई कोलाई होस्ट, या किसी भी होस्ट में जब ट्रांसफर करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट, justify the use of same restriction enzyme EcoR1 to cut both the vector DNA and alien DNA। अब क्या होता है, इसमें पूछा है कि इन दोनों को सेम ही एंजाइम से क्यों कट किया है। सेम एंजाइम से कट करने की वजह से क्या होता है, जैसे कि ये कोई वेक्टर डीएनए था, यहाँ हम इसे पूरा नहीं दिखा रहे, मतलब इतना दिखाएंगे, दिस इज वेक्टर डीएनए, और इसको कट किया, ठीक है। मतलब वेक्टर ये इको R1 से कट किया, तो उसने कोई कट लगाया होगा, जैसे GAATTC, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे अच्छे से बनाते हैं, GAATTTC, तो ये यहाँ पे कट लगाएगा, और नीचे यहाँ पे होगा GAATTC,
ATTC, यहाँ पे कट लगेगा। अब जब कट लगेगा इसमें, यहाँ कट लगा एंड यहाँ कट लगा। कट लगने के बाद ये जो बनेगा इस तरह से, एक ओवरहैंग ऐसे हो जाएगा और ऊपर वाले का ओवरहैंग ऐसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जी है, जी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जी यहाँ आ गया, ये कट लगा है ना, ये कट ऐसे बनेगा। व्हाइट कलर से दिखाते हैं, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह आ गया। एंड ये दूसरे वाला ए से यहाँ से इधर आ गया, ये वाला इधर, ये इधर। अब दूसरा ऊपर जो एलियन डीएनए है उसको भी जो कट किया है उसमें भी कुछ ओवरहैंग ही प्रेजेंट होंगे, है ना। ओवरहैंग मिलेगा उसमें भी इस तरह से। अब वो इसके बीच में आगे फंस जाएगा ऐसे, इस तरह से ओवरहैंग होंगे यहाँ पे। जैसे ये AATT है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे TTAA, यहाँ ये जी चला गया। ठीक, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, इसमें इसका भी ओवरहैंग बनेगा, AATT, इस तरह से कुछ करके। तो ये ओवरहैंग जो है ये इधर आएगा, इधर, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और जो ये दूसरा इधर ओवरहैंग होगा ये इस वाले के साथ, और ये बीच में इसके जुड़ जाएगा आके, है ना। बीच में इस तरह से जुड़ जाएगा। हम अभी बस नॉर्मली येलो से दिखाते हैं, चलो। इसे ऐसे खिसका दो और यहाँ पे इसके बीच में हम ये वाला डीएनए ले आए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके बीच में। ठीक है, इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पे आ गया। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम दोनों को सेम एंजाइम से इसीलिए कट करते हैं ताकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आए, और वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू इस तरह से ए के सामने हमेशा टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी के सामने ए, और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट बेस पेयरिंग के थ्रू ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे और देन डीएनए लाइगेज यहाँ से इनको पेस्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करते हैं और जो कि बेस पेयर बनाते हैं, इजीली ज्वाइन हो जाता है डीएनए। ठीक है, it can be easily joined by DNA ligase to form recombinant DNA. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एक्सप्लेन हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लोन फिश इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इन नेचर। अब देखो, कमेंसलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक को बेनिफिट होगा प्लस और दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की रिलेशनशिप को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म, यानी कि एक को फायदा हो रहा है, यानी कि देखो, वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म और नो बेनिफिटेड। इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोन फिश होती है वो प्रोटेक्शन, उनको क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है और शेल्टर मिलता है। किसमें, जो सी एनिमोन के टेंटिकल्स होते हैं वो उसके अंदर छुप जाती हैं और उसके अंदर उन्हें रहने का भी मिल रहा है एक तरीके से। तो क्या होगा, लेकिन तो इससे फायदा होगा कि प्रेडेटर उनके पास तक नहीं आ पाएगा, लेकिन सी एनिमोन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो उसको कोई नुकसान होगा ना उसको कोई फायदा होगा। तो यहाँ एक को फायदा हो रहा है, क्लोन फिश को फायदा हो रहा है, रहने को मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है, और सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो दैट्स वाई ये बहुत, मतलब ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, कमेंसलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पे पूछा है, करेक्टली डिपिक्ट ऑल्सो इंडिकेट द ट्रॉपिक लेवल। ओके, डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी। यहाँ पे 40 स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन 40 दिए हैं एंड वो सपोर्ट कर रहे हैं जू प्लैंक्टन 90 जू प्लैंक्टन को, और फिर 120 स्मॉल फिशेस को। सबसे पहले जो T1 लेवल है उस पे कितने हैं, 40 है। देन T2 लेवल पे कितने हैं, यहाँ पे
90 है एंड T3 पर 120। एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर इस तरह से ये बढ़ रहा है ना, देखो इंक्रीज हो रहा है ना, यानी कि एक तरीके से ये पिरामिड कैसा है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड पिरामिड है। डिस्क्राइब द एंड डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी। तो यानी कि देखो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, दिस इज एक तरीके से यहाँ पे बायोमास जो है वो बढ़ रहा है, देखो एंड अलग अलग लेवल पे, देखो ऊपर लेवल पे जाते जाते बढ़ रहा है। नॉर्मली क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जब हम एनर्जी का देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, देन हर्बीवोर होते हैं, देन कार्निवोर होते हैं, इस तरीके से वो डिक्रीज होते हैं ऊपर तक जाते हुए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, दैट्स वाई ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे दिया भी है 40 स्टैंडिंग जूप्लैंक्टन 90 और ये 120। तो अब इन्होंने बता दिया प्रोड्यूसर लेवल है, कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो इन्वर्टेड है जनरली सी में, एंड द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पे देखो हमें कम दिख रहा है, ठीक है। एंड जो जू प्लैंक्टन का बायोमास है वो उससे ज्यादा है, और फिर फर्दर स्मॉल फिशेस का उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये बनेगा यहाँ पे कैसा पिरामिड ऑफ बायोमास बन रहा है, वो भी कैसा, इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, जिसमें 3 मार्क का है एक क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया था, सॉरी वो रह गया, अभी हम ऐसे ही समझा देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है जैसे कि इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि हमारा जाइगोट था, जाइगोट से फिर कुछ सेल बनी, 8 सेल बनी है ना, 8 सेल, 8 to 16 मोरुला, ब्लास्टुला बना। एंड देन ब्लास्टुला जो होता है उसमें हमें दिखता है ना, बाहर की जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट होती है, अंदर इनर सेल मास होता है, और फिर इनर सेल मास होता है। तो क्या होता है, अब ये होती है हमारी ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट जो होती है उसका जैसे इम्प्लांटेशन हुआ, तो ये जो बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट ही जो होती है हमारी प्लेसेंटा वगैरह, ये ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा वगैरह बनाती है, और ये अंदर जो होता है वो उससे एम्ब्रियो बनेगा, है ना। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के कॉन्टेक्ट में आती है, और ट्रोफोब्लास्ट जो होती है प्रोलिफरेट होगी, वो डिफरेंशिएट हो जाएगी और क्रोनिक विलाई बनाएगी, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट ने बनाई क्रोनिक विलाई, एंड वो जो होती है वो यूटेराइन टिश्यू में अंदर तक ग्रो होती है, डीप तक। एंड सेम टाइम पर जो एंडोमेट्रियम होती है वो मैटरनल पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का, जिसे डिस्यूडिया बोलते हैं, और वो बहुत वेस्कुलर हो जाता है, ठीक है। वेस्कुलर होगा क्योंकि वो ब्लड विसल्स वगैरह मतलब वो सब बनेगा वहां पर। एंड जब ये दोनों क्रोनिक विलाई भी और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्रोनिक विलाई इंटरलॉक होता है यूटेराइन टिश्यू के साथ, मेडिटरनल पार्ट के साथ, और एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का काम होता है जो मैटरनल और फिटल ब्लड के बीच में जो है कनेक्शन बनाता है, लेकिन कोई मिक्सिंग नहीं होती है। मैटरनल अब उसमें जाए जो भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ जाएंगे फीटस के अंदर, और जो CO2 और जो वेस्ट होगा वो निकलेगा उससे। एंड इसके बाद क्या होता है, इसका काम एंडोक्राइन टिश्यू का काम भी होता है इसका, क्योंकि ये कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करता है जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि ग्रेगर मेंडल ने जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था 7 ईयर तक, और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। तो वो सक्सेसफुल क्यों था, इसके 2 रीजन बताने हैं, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना है हमें। तो फर्स्ट सक्सेसफुल के हमने अभी यहाँ सारे रीजन दे दिए हैं, फिर आपकी मर्जी आप क्या लिखोगे। तो उसने जो है पाइजम सटाइवम सेलेक्ट किया, सबसे बड़ी बात यही थी क्योंकि उसमें क्लियर कंट्रास्टिंग करेक्टर थे। क्लियर यानी कि टोल और ड्वार्फ, और जैसे कि
सीड की शेप और साइज वगैरह का जो था वो वाला, और फ्लावर कलर। तो सबके सब जो थे वहां पर कंट्रास्टिंग करेक्टर एकदम क्लियर थे। सेवन उन्होंने 7 पेयर यूज किए थे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। एंड जो उसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, अब किसी की शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी तो हम उस पर काफी बार स्टडी कर सकते हैं, इजीली ग्रो किया कर सकते हैं उसको, इजीली मेंटेन कर सकते थे उसको। एंड और उसने जो है ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली थी, ऐसी लाइंस ली थी जो ट्रू ब्रीडिंग थी, और उनमें भी उसने बिल्कुल कि वो एक ही करेक्टर का डिफरेंस शो करती थी। अगर वो एक के लिए उसने रीड स्टडी किया, अगर दो के लिए किया, डाई हाइब्रिड के लिए किया, तो सिर्फ दो में ही वो डिफर करती थी, दो में ही उनके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते थे, बाकी सारे करेक्टर सेम थे। ठीक है। और उसने जो है वो पोलिनेशन को कंट्रोल किया था, और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है उसने स्टडी किए। एंड खास बात ये थी कि उसने स्टेटिक्स का यूज किया था एंड मैथमेटिक्स का यूज किया था यहाँ पर ये एनालिसिस करने के लिए। ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोगों को तो इसमें से 2 रीजन बताने हैं, तो कोई भी 2 रीजन जो आपको इजी लगे आप वो एग्जाम में लिख सकते हैं, बाकी आपको याद सारे होने चाहिए। ओके। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट बताना है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट जो है मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, और वहां पर देखा कि एक का जो है मतलब जब F1 में जो है हमें F1 में क्या मिला था, F1 में कुछ ऐसा था ना, RRYY। तो यहाँ पर और फिर नेक्स्ट में जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो सारे कॉम्बिनेशन बनने थे, और जब वो सारे कॉम्बिनेशन बनने थे इसी से मेंडल ने बताया कि भाई क्या है, जब 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर के बारे में उसने स्टडी किया, मतलब देखा, तो क्या था कि जो अलील थे 1 पेयर के वो असोर्ट हो रहे थे इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फैक्टर्स, जो अदर पेयर्स थे, यानी कि जब जो ये आर वाले जब अलग हो रहे हैं, आर से आर अलग जा रहा है, तभी तो मतलब ये है आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशन इसीलिए हो रहा है कि ये जो फैक्टर है आर, जब कैपिटल आर स्मॉल आर से अलग हो रहा है, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसीलिए बन रहे हैं कि एक पेयर का जो क्या हो रहा है, एक पेयर का असोर्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर देखो, स्टडी द गिवन बिलो सिंगल स्ट्रैंडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इन्होंने दिया है डायग्राम। ठीक है। एंड डायरेक्शन भी दिखाई है। ये 5 यहाँ पे इधर फॉस्फेट दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 प्राइम है, और इधर OH फ्री है तो 3 प्राइम है। तो इन्होंने पूछा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ए और बी के बीच में जो बन रही है वो कैसी है। अब इन्होंने बता दिया है कि ये जो है ये वाली लाइन उन्होंने शुगर बताई है। ठीक है, ये शुगर है, ये वाली जो लाइन जा रही है दिस इज शुगर, एंड ये जो है ये बेस है, बेस शुगर, और ये फॉस्फेट है। ठीक है। और जब शुगर से जहां से फॉस्फेट जुड़ता है, अब देखो शुगर होती है ये, यहाँ बेस है, और यहाँ ये 5th होता है, इस पर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो जो ये फॉस्फेट ग्रुप जहां से जुड़ता है, दिस बॉन्ड इज फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसी होती है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे OH होता है और इसका OH होता है, इसमें से वाटर निकलता है एंड फिर बनती है इस तरह से कुछ बॉन्ड बनती है। ठीक है, ओ नेगेटिव या फिर OH, इस तरीके से ये बॉन्ड बनती है हमारी। और जब कोई बॉन्ड एल्कोहल और एसिड के बीच में बनती है, ये एल्कोहल था और ये एक एसिडिक ग्रुप था, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनी है इसको हम बोलते हैं एस्टर। तो यहाँ पे ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड बनती है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है ये 5th से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है 5th कार्बन से। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये बी पूछी है। अब यहाँ पर ये 3, यहाँ पे 3 पे OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 प्राइम OH। अभी 3 प्राइम OH होता है, नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड पर जो फॉस्फेट प्रेजेंट होगा वो फॉस्फेट यहाँ से इससे जुड़ता है,
तो ये जो लिंकेज होती है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से जहाँ लिंक होती है दैट इज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक न्यूक्लियोटाइड दिख रही है हमें एंड ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड दिख रही है और ये आपस में जुड़ रही है जिससे, तो दिस बॉन्ड इज फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गई हमारी। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी प्यूरिन आर प्रेजेंट इन गिवन स्टिक डायग्राम। तो इसमें कितनी प्यूरिन प्रेजेंट है? प्यूरिन क्या होती है? प्यूरिन कौन कौन सी होती है? प्यूरिन होती है हमारी एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन होती है साइटोसिन थाइमिन। तो प्यूरिन कौन कौन सी है यहाँ पर? कितनी प्यूरिन है? 1 एंड 2। तो प्यूरिन यहाँ पे प्रेजेंट है एडेनिन ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए, चेन ऑफ डीएनए। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगी? हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें हम दिखाते हैं जो भी यहाँ पे बेस प्रेजेंट होती है उसी के सीक्वेंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है, थाइमिन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे दिखाया है फ्री फोस्फेट है तो इसका मतलब ये 5 प्राइम एंड यहाँ पे OH दिखाया है फ्री तो यानी कि ये 3 प्राइम है। तो ऐसा सीक्वेंस हम बनाएंगे जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने पूछा है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी फ्लुएंट व्हेन पास्ड इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहीं से देख लो अब क्या होता है, लार्ज एरिएशन टैंक में डाल दिया। एरिएशन टैंक से रिलेटेड यानी कि एरिएशन एयर से रिलेटेड होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब उस टैंक में डाल देंगे तो वहां पे प्रॉपर एरिएशन होगा एंड उसमें क्या होगा, एरोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा एंड वहां पर जो है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी बहुत रैपिड ग्रोथ होगी। वह जितना भी उसमें ऑर्गेनिक फूड पड़ा होगा ना, जो भी ऑर्गेनिक चीजें पड़ी है उसको वो एक तरीके से फूड की तरह लेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ग्रो करेंगे। यहाँ पे मेनली बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट जो होते हैं वो बनते हैं, फ्लोक्स बनाते हैं वो। ठीक है, यहाँ इसका करेक्टर है ये फ्लोक्स बनता है, यहाँ पर फ्लोक्स बनेगा और फ्लोक्स बन के उन्होंने सारा जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो है ना उसको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जैसे जैसे वो उसको डाइजेस्ट करेंगे तो बीओडी यहाँ पर क्या होगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होने लगेगी। जैसे जैसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट डिक्रीज होंगे तो ये बीओडी डिक्रीज होगी और बीओडी डिक्रीज होगी तो इफ्लुएंट को जो है वो सेटलिंग टैंक में डाल देंगे और जहाँ पे माइक्रोबियल जो फ्लोक्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज की तरह एंड फिर स्मॉल पार्ट जो होता है स्लज का वो एरिएशन टैंक में फिर से इनोकुलम की तरह डाल देते हैं और फिर क्या होगा फाइनली, मतलब इसमें से थोड़ा सा एक तरीके से इनोकुलम की तरह दूसरे में डाला क्योंकि बार बार ट्रीटमेंट चलता जा रहा है एंड रिमेनिंग जो है वो एनारोबिक डाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि गिवन बिलो इज ए फ्लावर विद its characteristic features specialized for the most common type of abiotic poly given below is the flower with its characteristic features specialized for the most common type of abiotic pollination। अब देखो यहाँ पर जो है क्या दिया है, पेटल्स जो कि हमें ढंग से कुछ दिख नहीं रहे हैं और ये ओवरी है, वर्सेटाइल एंथर एंड फिदरी स्टिग्मा है। अब ये वर्सेटाइल एंथर एंड फिदरी स्टिग्मा ये करेक्टर ही होता है, किसका करेक्टर होते हैं ये ऐसे एंथर और स्टिग्मा? ये होते हैं विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर होते हैं ना उसका करेक्टर है। विंड पॉलिनेशन मतलब एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली से एनिमल्स मत सोचना, ये होते एनिमोफिली होता है जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है, ये जो लार्ज अब क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, नेम द मोड ऑफ अबायोटिक पॉलिनेशन। तो मोड तो हमें पता लग गया कौन सा होता है, बाय एयर एंड स्टेट द नीड ऑफ एक्सपोज्ड लार्ज फीदरी स्टिग्मा। अब जो ये स्टिग्मा है इतने फीदरी से क्यों है, तो इनका काम होता है कि ये जो ट्रैप कर लेते हैं लाइट जो विंड बोर्न जो भी पोलन ग्रेन जो है विंड में आती हुई उड़ती हुई जो पोलन ग्रेन होगी उसको ये ट्रैप करने का काम होता है, करते हैं और इसकी वजह से पोलिनेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, एंड ये वर्सेटाइल एंथर भी इसीलिए क्योंकि इनका करेक्टर है ही ऐसा कि भाई ये जो है ऐसे होंगे हवा के थ्रू जो है ये पोलन ग्रेन जाएंगे एंड हवा में उड़ते हुए और ये स्टिग्मा जो है इनको ट्रैप कर लेंगे
एंड यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द टू इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन इन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर एडेप्टेशन होती है कुछ ऐसी कि वो नॉन स्टिकी होती है और ड्राई होती है, बहुत लाइट होती है और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यही है कि वेरी लाइट एंड ड्राई और प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, और इसके साथ साथ ही ऑल्सो स्मूथ और नॉन स्टिकी भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो ये भी करेक्टर है इसका कि ये जो होती है स्मूथ और नॉन स्टिकी भी होती है। नेक्स्ट में इन्होंने पूछा है कि क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर पेटल्स बीइंग स्मॉल एंड नॉन ग्रीन। अब ये पेटल स्मॉल और नॉन ग्रीन क्यों है भाई? इसलिए है कि कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब वो ग्रीन और या बड़ी पेटल्स क्यों होती है, कलरफुल पेटल्स होते ही क्यों है, ताकि वो जो है किसी इंसेक्ट को, किसी को जो है अट्रैक्ट करें। तो इनको अट्रैक्ट तो करना नहीं है, तो बोल रहे हैं कि हम तो हवा के थ्रू भाई पॉलिनेशन करा लेंगे, हमें नहीं है किसी की जरूरत, तो क्यों हम फालतू में एनर्जी वेस्ट करें, किसी को फ्लावर को ऐसा बनाएं कि भाई पेटल्स जो है वो अट्रैक्टिव हो या मतलब वैसे हो। तो इनके पेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूस और डल होते हैं और कुछ मतलब वैसे ही होते हैं, इन्हें अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। According to recent wildlife report, biggest threat to tiger survival in Mudumalai Tiger Reserve was found to be small, beautiful flower Lantana camera, a tropical American shrub। ये अमेरिकन श्रब है, ठीक है, और ये बिगेस्ट थ्रेट आया है, ठीक है। एंड क्योंकि इसने क्या हुआ है, दैट इन्वेड 40% ऑफ इंडियाज टाइगर रेंज, तमिलनाडु डिपार्टमेंट इरेडिकेशन ड्राइव हेल्प टू रिस्टोर। वहां पे क्या था, लेंटेना वीड को अगर इरेडिकेट किया तो उससे क्या हुआ, जो एमटीआर है उसको रिस्टोर मतलब किया उन्होंने 40% के आस, मतलब इन्होंने बोला है कि हेल्प की है, रिस्टोर हुआ है। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी। तो एमटीआर जो है वहां पर 25 स्पीसीज है ग्रासेस और लेग्यूम्स की। तो उन्होंने पूछा है कि हाउ डिड रिमूवल ऑफ लेंटाना हेल्प इन रिस्टोरिंग दी डाइंग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो भाई ये जो लेंटाना है ये ऐसा वीड है कि भाई ये दूसरों को ग्रो नहीं करने देता है, जहाँ पे खुद होता है ना ओवर कम्पीट करता है और दूसरों को ग्रो नहीं करने देता। जब दूसरों को ग्रो नहीं करने देता, इसको हटाएंगे तो दूसरे ग्रो करेंगे। जैसे इसको हटाया तो क्या हुआ, नेटिव ग्रास और लेग्यूम्स जो है वो वापस से ग्रो करने लगे, नेचुरल वेजिटेशन आने लगा, जिससे फूड अवेलेबल हुआ हर्बीवोर के लिए। एंड हर्बीवोर आए देन डियर वगैरह ये सब, तो हर्बीवोर की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन को भी सपोर्ट मिला और इस तरह से पूरा फूड चेन और इकोसिस्टम बैलेंस हो गया। तो रिस्टोरेशन of habitat also reduce human wildlife conflict। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है why is the invasion of lantana cause a concern in MTR। तो ये क्या होता है, लेंटाना जो है ये ऐसी स्पीसीज है कि भाई ये आउट कम्पीट करती है और रिप्लेस कर दी, इसने सारी नेटिव प्लांट स्पीसीज को रिप्लेस कर दिया। और इस मतलब सारी तो नहीं, मतलब मोस्टली ये ये कहेंगे कि इसने जो है क्या हुआ, ये जैसा आया तो इसने उन सबको हराया एंड रिप्लेस कर दिया और बायोडाइवर्सिटी कम कर दी। जैसे ही बायोडाइवर्सिटी कम हुई, प्लांट्स कम होंगे, प्लांट्स को अलग अलग खाने वाले हर्बीवोर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, वो कम हुए, उन्हें फिर खाने वाले कार्निवोर होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया पूरा का पूरा इनकी वजह से। तो इन्होंने बोला कि फॉर्म डेंस thicket एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस एंड फूडर, एंड इसकी वजह से प्रे पॉपुलेशन घट गई और डायरेक्टली टाइगर और अदर प्रीडेटर भी उसकी वजह से घट गया। इस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, और जैसे इसको हटाया तो वापस से चीजें ठीक हुई। ठीक है, तो इसमें इसी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या पूछा है। लिस्ट 1 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो एडवांटेज क्या होती है रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये था कि भाई जो हमारा वीट है, खाने की जो चीजें हैं, वीट राइस वगैरह, उनको उनको बढ़ाना है ताकि लोगों तक जो है वो फूड अवेलेबिलिटी हो पाए, फूड अवेलेबल हो। एंड डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने
फर्टिलाइजर वगैरह ये सब यूज किया था, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी थे वो सब यूज किए। उसकी वजह से ही ज्यादा जो है प्रोड्यूस हुआ जो भी था यहाँ पर क्रॉप, एंड उसका जो प्रोडक्ट था फाइनली वो ज्यादा था। लेकिन वो जो है उसकी वजह से वो पोल्यूशन, अब कोई चीज है, हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, ये सब पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वो हार्मफुल तो होते हैं, वो इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल है, और वो नॉर्मली जो होते हैं इस तरह से वो एक पोल्यूटेंट भी हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हुई, बाकी इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आगे, ठीक है। तो अच्छे से मतलब आगे पढ़िए, और बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।